उमर बानिहाल असेंबली हल्के से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नामजद उम्मीदवार मेरे साथी जनाब सजाद शाहीन साहब, मोहम्मद अशरफ नायक साहब ब्लॉक प्रेसिडेंट खड़ी, फयाज अहमद नायक साहब पीडीसी काउंसलर, गुलशन परवीन पीडीसी काउंसलर, इलियास वानी साहब, मोहम्मद शफीक कटोच साहब पीडीसी चेयरमैन, बशीर अहमद नायक साहब, मोहम्मद इकबाल नायक साहब, मोहम्मद अनवर नायक साहब, अब्दुल कयूम मलिक साहब, मोहम्मद अयूब नायक साहब, शबीर अहमद नायक साहब, गुलाम हसन नायक साहब, अलवीरा रशीद साहिबा, हाजी अब्दुल हमीद शेख साहब, मोहम्मद आजम सुहेब साहब, जनाब साहब, यहाँ पे तमाम और इदारा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्कर हजरात, खड़ी के रहने वाले मेरे अजीज हमवतनों, आप सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज 10 साल के अरसे के बाद दोबारा बानिहाल असेंबली के सरजमीन पे आके मुझे एक मौका अपनी जमात के लिए, अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगने का मिला। ये इलेक्शन भी बड़ी अजीब चीज है, पता नहीं चलता कौन कहां पे कौन सी बात करेगा। जब ये तय हुआ था कि कांग्रेस के साथ हम मिलकर ये इलेक्शन लड़ेंगे, उस वक्त हमारी मुकम्मल कोशिश थी कि तमाम सीटों पे हम किसी फैसले पे आ जाएं, जिस पे कि कुछ सीटें हम उनके लिए छोड़ें, कुछ वो हमारे लिए। लेकिन कुछ ऐसी सीटें थी जिस पे बात हम दोनों में बनी नहीं। बहुत अच्छा। 2-4 ऐसी सीटें थी जिस पे वो भी जिद कर गए, हमने भी अपनी जिद नहीं छोड़ी। यहां तक कि ऐसा लग रहा था कि 1-2 सीटों पे जो है ये बात टूट जाएगी, बन नहीं पाएगी। लेकिन चलिए, आज हम वहां पहुंचे कि ज्यादातर सीटों पे हम जो है मिल के लड़ रहे हैं। लेकिन 2-4-6 ऐसी सीटें हैं जहां पे उम्मीदवार उसका भी है, हमारा भी है। कैंपेन से पहले मैंने ये तय किया था कि अगर मैं उन इलाकों में गया जहां दोनों तंजीमों के उम्मीदवार हैं, तो मैं दूसरी तंजीम के उम्मीदवार के बारे में ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि ठीक नहीं रहता। लेकिन बदकिस्मती से कांग्रेस के जो यहाँ के उम्मीदवार हैं, उन्होंने मुझे मजबूर किया है कि इस कैंपेन के दौरान मैं उनका जिक्र किए बिना अब स्टेज छोड़ ही नहीं पाऊंगा। समझ में नहीं आता, अगर हमारा झंडा खराब, अगर हमारे झंडे में लाल रंग, जिस तरह उसने कहा लोगों का खून निचोड़ के लाल किया, अगर हमारी कयादत खराब, यहां तक कि शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को भी उसने नहीं बख्शा, मेरी और फारूक अब्दुल्ला साहब की तो बात ही नहीं। अगर हम सब में इतनी खराबियां हैं, तो पहले मुझे ये बताए वो जो 2 महीने पहले यही बानिहाल की सरजमीन पे आके मैंने उनकी तंजीम के मेंबर पार्लियामेंट के लिए वोट मांगे, जब वो मेरे साथ खड़े थे और मेरी तारीफ करते हुए थके नहीं, तो खुदारा बानिहाल के लोगों को आप सिर्फ इतना ही बताएं, क्या उस वक्त आप झूठ बोल रहे थे या आज आप झूठ बोल रहे हो? बहुत अच्छा। क्योंकि दोनों सच हो नहीं सकते। अगर 2 महीने पहले मैं निहायत ही काबिल चीफ मिनिस्टर था, निहायत ही ईमानदार सियासतदान था, निहायत ही हमदर्द एक शख्स था, अगर उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई खराबी, कोई कमजोरी नहीं, अगर उस वक्त सजाद शाहीन साहब भी एक बेहतरीन इंसान थे,
अगर उस वक्त मेरे तमाम वर्कर अच्छे लोग थे तो आज आपको इन सब में खराबी कैसे नजर आए? और तो और जिस शख्स को इस असेंबली इलेक्शन के लिए उनकी अपनी जमात ने पीसीसी सदर के लायक नहीं समझा, जिसको इलेक्शन का ब्यूगल बजने के बाद कुर्सी से उतारा गया, उस शख्स को बानिहाल के लोग क्यों वोट दें, मेरी समझ में नहीं आता। मेरी समझ में नहीं आता। मैं उनकी तंजीम की क़यादत के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं। हमारे दोस्त हैं, मिलके हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन उस शख्स ने हमारे खिलाफ एक मोर्चा खोला। अब उसकी किस्मत में जो होगा वो उसके लिए खुद कसूरवार है। हुकूमत 8 अक्टूबर के बाद इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस और हमारी अलायंस की ही बनेगी। उस हुकूमत में अगर कोई काम करेगा वो सजाद शाहीन साहब है और कोई तकरीर में कहीं कहा कि यहां जितने भी संगे बुनियाद लगे या जितने भी पत्थर लगे उन पे हमारा नाम नहीं है। अब अगर हमारा दिल इतना बड़ा है कि हमने हुकूमत में उसको रखने के बाद उसी को इजाजत दी कि वो जगह जगह पत्थर लगाएं, तो ये क्या हमारा कसूर है या ये कोई हमने कोताही की? मैं चाहता तो वजीर आला के तौर पे हर जगह अपने नाम का पत्थर लगा देता, क्योंकि मेरी इजाजत और मेरी मंजूरी के बिना यहां एक भी काम नहीं हुआ है, एक भी नहीं। जो काम वो गिने उन सब फाइलों पे कहीं ना कहीं अगर आप सेक्रेट जाएं तो आपको मेरा दस्तखत उस फाइल में नजर आ ही जाएगा। और वो काम मैंने किसी शख्स के लिए या किसी तंजीम के लिए नहीं किए। बजाते वजीर आला वो काम मेरे फर्ज बनते थे आपके लिए करना, क्योंकि आपकी खिदमत करना हुकूमत में बैठ के हम लोगों का फर्ज होता है। अब सजाद ने अपनी तकरीर में कुछ चीजों के हवाले से बात की जो हमारी कोशिश रही यहाँ पे हमने किए, लेकिन अब कई सारे ऐसे काम हैं जो अभी भी करने बाकी हैं। इनमें सबसे पहले, क्योंकि हमने मंशूर में भी इस चीज का जिक्र किया है और मैं मंशूर की बाकी बातों पे आ ही जाऊंगा, लेकिन मंशूर हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस को विरासत में बाबा कौम ने मुफ्त तालीम दी हमारे बच्चों को और बच्चियों के लिए। अब आहिस्ता आहिस्ता मौजूदा 5-6 साल में उस सिलसिले को तहस किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मंशूर में दोबारा इस चीज को दोहराया है कि 8 अक्टूबर के बाद अगर हमारी हुकूमत बनी तो यूनिवर्सिटी के लेवल तक हम बच्चियों को दोबारा मुफ्त तालीम फराहम करना शुरू करेंगे। लेकिन उस तालीम को आप लोगों को इतना फायदा होगा नहीं अगर डिग्री कॉलेज तक पहुंचने के लिए आपके बच्चियों को तकलीफ का सामना करना पड़े। और इसलिए मैं यहाँ मौके पर वादा करता हूँ, अगर हमारी हुकूमत बनी तो डिग्री कॉलेजों के पहले लिस्ट में इंशाल्लाह इन पहाड़ियों की खूबसूरती और कश्मीर की खूबसूरती में कोई खास फर्क है नहीं। यहाँ पे भी जंगल है, दरियाएं हैं
पहाड़ की चोटियां हैं, सर्दियों में यहाँ बर्फ है, लेकिन इस खूबसूरती का जो आपको फायदा मिलना चाहिए था वो आप लोगों को नहीं मिला, क्योंकि इलाका थोड़ा दूर दराज था, कटा हुआ था, लोगों का आना जाना यहाँ थोड़ा मुश्किल रहा। लेकिन अब अल्लाह के फजल से और बहुत से लोगों की मेहनत की वजह से अब रेल का सिलसिला यहाँ से शुरू हो चुका है। अब बहुत जरूरी है कि खड़ी जैसा इलाका जो है इसको हम टूरिज्म के नक्शे में लाएं। मुंबई का इलाका वो टूरिज्म के नक्शे पे आए, क्योंकि यहाँ ऐसी ऐसी जगहें हैं जो मैं खुद देख चुका हूं, कोवलपरिस्तान, नील, भूल, जहां लोग मुझसे जिक्र करते हैं ना कि अगर जम्मू कश्मीर में कोई ऐसा इलाका है जहां टूरिस्ट ज्यादा जाते नहीं, जहां आप हमें कहे हुए जाने के लिए, और मैं अक्सर उनको कहता हूं कि बानीहाल के इलाके में जाके आप जिन इलाकों का मैंने अभी जिक्र किया, आप इन इलाकों की तरफ जाएं तो आप वहाँ खूबसूरती पाओगे, और वहाँ लोगों के दिलों में मेहमान नवाजी का जो जज्बा है उसमें भी कोई कमी नहीं है। इंशाअल्लाह 8 अक्टूबर के बाद हुकूमत आई तो हम इस इलाके को और जिन इलाकों का मैंने जिक्र किया है इनको टूरिज्म के नक्शे पे लाके आप लोगों की भी तकदीर बदलने में हमारा एक रोल रहेगा। लेकिन सोच समझ के वोट डालने का वोट का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि यहाँ आपको तकसीम करने में कोशिशें कम नहीं होंगी। अलग अलग बातें अलग अलग जगहों पे। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों की खुशकिस्मती ये है कि हम जो बात कश्मीर में करते हैं वही बात बानीहाल में करते हैं, वही बात रामबन में करते हैं, वही बात उधमपुर में करते हैं, वही बात जम्मू में करते हैं। लेकिन हमारे कुछ मुखालिफ ऐसे हैं जिनका समझ में नहीं आता, सुबह एक बात दोपहर को दूसरी बात। अब यही बीजेपी वाले मान लीजिए जो यहाँ वोटों को तकसीम करने पे लगे हुए हैं। कल का मैंने ये डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का बयान देखा, बानीहाल में आके उन्होंने तकरीर की। पहले तो कहा कि हम पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, बिस्मिल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब हम लोग इसी चीज का जिक्र अपने मंशूर में करते हैं तो वजीर दाखिला अमित शाह साहब हम पे जो है सवार हो जाते हैं, हमें निशाना बनाना शुरू करते हैं। अब खुदारा मुझे बीजेपी वाले ये बताएं कि होम मिनिस्टर साहब सही है या डिफेंस मिनिस्टर साहब सही है, क्योंकि एक जम्मू में एक बात करता है, दूसरा बानीहाल आके दूसरी बात करता है। अभी तक बीजेपी ने जब कभी जम्मू कश्मीर में बातचीत के हवाले से बात की तो कहा कि हम हुर्रियत से बात नहीं करेंगे, जम्मू कश्मीर के नौजवानों से बात करेंगे। लेकिन कल राजनाथ सिंह की तकरीर में साफ हुआ कि 2016 में ऑपोजिशन एमएलएज का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ बातचीत का एक सिलसिला शुरू किया। अब खुदारा मुझे बताइए, हम किस चीज को सच माने? क्या हम इस चीज को सच माने कि आप हुर्रियत को छोड़ के बाकी सबों के साथ बात करोगे? क्या हम राजनाथ सिंह की तकरीर को सच माने कि 2016 में आपने दरवाजा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लिए खोल के उनके साथ बातचीत का सिलसिला शुरू किया था? क्योंकि एक बार फिर दोनों चीजें सच हो नहीं सकती। लेकिन ये बातें कही जाती हैं जज्बात के साथ खेलने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि बानीहाल में जो बात करेंगे वो जम्मू में चलेगा नहीं, जम्मू की जो बात है वो बानीहाल में चलेगी नहीं। लेकिन ये सियासत जो है ये जम्मू कश्मीर के लोग पसंद नहीं करते। वो चाहते हैं कि आप जहां आओ तो कम से कम लोगों को सच तो बोल के जाओ, ताकि उस सच के बुनियाद पे लोग अपने वोट का फैसला करें और उस बुनियाद पे फिर यहाँ से उम्मीदवार को जितवाएं। उसके साथ हमारे खिलाफ मैदान में वो भी जमात है जिन्होंने अक्सर बेशतर लोगों के जज्बातों के साथ खेला है। निशान उनका कलम दवात है, सियासत उनकी
हमें समझ नहीं आती। आज दोबारा 2014 के बाद अगर वोट मांग रहे हैं तो बीजेपी को बाहर रखने के लिए, ठीक, आपको पूरा हक है इस चीज पे वोट मांगने के लिए, लेकिन खुदारा हमें पहले ये तो बताएं, क्या ये वही नारा नहीं है जो आपने 2014 में इस्तेमाल किया? क्या 2014 में जगह जगह मुफ्ती साहब, अल्लाह मगफिरत करे उन्हें, महबूबा मुफ्ती, उनके तंजीम के तमाम साथी, क्या जगह जगह उन्होंने तकरीरें नहीं की और कहा पीडीपी को वोट दो अगर बीजेपी को बाहर रखना है? और फिर 2014 के नतीजों के बाद क्या हुआ? सीधा सीधा जाके वो बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए। इस बात के बावजूद कि बीजेपी को बाहर रखने के लिए दोस्ती का हाथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बढ़ाया था, उस वक्त हमने मुफ्ती साहब से कुछ नहीं मांगा, ना मैंने मिनिस्ट्री मांगी, ना मैंने राज्यसभा मांगा, ना मैंने साथियों के लिए एमएलसी मांगे, ना हमने चेयरमैन मांगी। हमने इतना ही कहा मुफ्ती साहब अगर आप इन बीजेपी वालों को लाओगे जम्मू कश्मीर के लिए ये बहुत नुकसानदेह साबित होगा, आप हमारे साथ हाथ मिलाइए, 6 साल हुकूमत करिए, 6 साल आपको कोई काम नहीं करेगा, लेकिन खुदारा इन बीजेपी वालों को आप मत लाओ। उस वक्त मुफ्ती साहब को हमारी बात कबूल नहीं हुई, उन्होंने बीजेपी के साथ हुकूमत बनाई और जैसे कहते हैं लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। आज हम उसका भुगत रहे हैं। अगर हमारा अपना झंडा नहीं है, हमारा आईन अपना नहीं है, हमारी जमीनों पे हमारा हक नहीं रहा, हमारी दरियाओं पे हमारा हक नहीं रहा, हमारे आब हवा पे हमारा हक नहीं रहा, तो इस बात की बदौलत, और आज भी अगर आप देखें, मैं हैरान होता हूं, जम्मू कश्मीर में पिछले 5 साल तबाही लाने वाले यही बीजेपी, लेकिन आप आज भी देखें, अगर महबूबा मुफ्ती की कोई तकरीर है उसमें 90% हमला नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ, बीजेपी का शायद ही वहां जिक्र होता है। अरे 370 लेने वाले वो, 35 लेने वाले वो, रियासत के 2 हिस्से करने वाले वो, रियासत से यूटी पे उतारने वाले वो, और हमला नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर। उसी से आपको पता चल जाता है कि अंदर अंदर से उनकी तार कहां जुड़ी हुई है। लेकिन हम लोग सिर्फ डरा धमका के वोट नहीं मांगते, हम लोग इंतजामिया का गलत इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग लोगों के ऊपर पर्चे दाखिल नहीं करते। मैं यहां स्टेज पे बैठा था तो इलियास मुझे कह रहा था कि जब से इसने हमारे साथ हाथ मिला के सजाद को जितवाने के लिए काम किया है, तब से इसके ऊपर 2 केस ठोक दिए गए। उन केसों की कोई जवाजियत नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनको दबाने के लिए और तंग करने के लिए, इनके साथियों को मजबूर करने के लिए। इलियास कोई बात नहीं ना, ये चंद दिनों का खेल है, महीने के बाद कोई मतलब नहीं होगा ना। आज 9 सितंबर है, अब महीना भी नहीं रहा नतीजों को। आपने 29 दिन थोड़ा सा रखना है ना, आप सब्र, 30वें दिन सारा ठीक हो जाएगा। उमर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उमर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गली नगर नगर, उमर 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 उमर, गली गली नगर नगर, उमर 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 उमर, गली गली नगर नगर, उमर 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 उमर। मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर के हवाले से बात, तो मैं उसमें से 2-3 अहम चीजों पे यहाँ बात करना चाहूंगा। देखिए, सियासी जो हमने वादे किए 370 को लेके, रियासत का हमें दर्जा वापस मिले उसको लेके, वो तो ठीक है, लेकिन उनसे आपके रोजमर्रा के जो मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, वो दूर नहीं हो। और हमने अपने मंशूर में सिर्फ सियासी बातें नहीं की हैं, सिर्फ आपको डरा धमका के हम वोट हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि एक बेहतर जम्मू कश्मीर हम अगले 5 साल में जो है कायम करें, और उसके लिए आप हमारा मंशूर देखें, अंग्रेजी में भी है, उर्दू में भी है।
हमने कुछ ऐसी बातें की हैं जो हमें लगता है हर किसी को जो है उससे फायदा होगा। अब एक यहाँ बेरोजगार नौजवानों की एक फौज है। बदकिस्मती से यहाँ प्रोजेक्ट बने, चाहे टनल हो, रेल हो, हाईवे हो, ठेकेदार भी बाहर से, इंजीनियर भी बाहर से, काम करने वाले भी बाहर से, मजदूर भी बाहर से। पहाड़ हमारा कटता है, आबो हवा हमारी खराब हो जाती है, हमारे घर के दीवार हिल जाते हैं जब ये ब्लास्टिंग करते हैं, लेकिन हमारे लोगों को इन प्रोजेक्टों में रोजगार नहीं मिलता। हमने अपने मंशूर में वादा किया है कि जहां प्रोजेक्ट हमारी जमीन पे लगेगा वहां रोजगार का पहला हक हमारे नौजवानों को होगा। इसके साथ साथ हमने सरकारी मुलाजमत का एक नया दौर शुरू करने का भी यहाँ के नौजवानों के साथ वादा किया है। दोबारा दूर दराज इलाकों में पीजी को बेच के पीजी भर्ती का सिलसिला शुरू करने में भी हम वादा बने हैं। जम्मू कश्मीर में कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां लोगों ने बिजली के मुतालिक मुझसे शिकायत ना की। पहले तो बिजली मिलती नहीं है, लेकिन बिजली का बिल हर महीने आपके घर पहुंचा दिया जाता है। जहां हमारे दौरे हुकूमत में बिजली की फीस 250, 300, 350 उससे ज्यादा नहीं, आज देहात के इलाकों में भी बिजली का बिल कम से कम 1650 रुपए महीना। आपकी आमदनी 1500 होगी, लेकिन बिजली का बिल 1650 रुपए। अब गुजारा होता नहीं। हमने अपने मंशूर में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा किया है कि हुकूमत बनेगी तो हम आपको 200 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम करना शुरू करेंगे। तालीम की मैंने बात की, महंगाई की वजह से यहाँ हमारी कमरें टूट रही हैं। वजीर आजम साहब ने एक स्कीम के तहत गैस के चूल्हे बांटे, सबों को कहा कि गैस का चूल्हा ले लो, अपने घर में अब लकड़ी और गोबर जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये बताना भूल गए कि गैस के चूल्हे को गैस के सिलेंडर के साथ जोड़ना पड़ता है, और गैस का सिलेंडर जो है हर महीने इसकी हम कीमत बढ़ाते रहेंगे। नतीजा क्या हुआ कि ऐसे बहुत सारे घर हैं जिनमें वो गैस का चूल्हा तो आया, लेकिन उसको जलाने के काबिल वो है नहीं। उस पर कपड़ा लगा के उसको सजावट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मंशूर में अपनी माओं से, बहनों से ये वादा किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और हमारे अलायंस की हुकूमत आई तो हम हर साल में 12 गैस सिलेंडर मुफ्त उन घरों में देंगे जहां वो चूल्हे को जलाने के काबिल नहीं है। इसी के साथ साथ सोशल वेलफेयर की स्कीम है, इसी के साथ साथ सेहत के निजाम को बेहतर करना, तालीम के निजाम को बेहतर करना, स्कूल्स को अपग्रेड करना, सड़कों का, राशन। सबसे बड़ा धोखा अगर पिछले 5 सालों में हुआ वो राशन को लेके हुआ। मिट्टी का तेल राशन कार्ड से गायब, चीनी राशन कार्ड से गायब, और राशन का स्केल 5 किलो पे उतार के लाया इन्होंने। अब 5 किलो महीना में अब किसका गुजारा होगा? हमने अपने मंशूर में लोगों से वादा किया है, हुकूमत आएगी तो हम राशन कार्ड के जरिए एक तो स्केल बढ़ा देंगे ताकि आप लोगों का इस राशन से गुजारा हो, और दूसरा मिट्टी का तेल और चीनी हम दोबारा राशन कार्ड से आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। इस तरह बहुत सी और बातें हैं, बहुत सी और बातें हैं जो हमें लगता है जिनसे आपकी रोजमर्रा की जो तकलीफें हैं वो कम होंगी, लेकिन मेरे पास इतना वक्त है भी नहीं कि मैं उन सबों को यहाँ दोहराऊं। मैं सजाद से गुजारिश करूंगा कि जहाँ जहाँ इसके पास वो व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, वो जो उर्दू में हमारा ये मंशूर है, मेहरबानी करके आप व्हाट्सएप के जरिए जितने लोगों तक पहुँचा पाए ताकि आप खुद पढ़ें। पढ़ने के बाद देखिए फैसला वोटर ने करना है, और वोटर का फैसला हमारे सिर आंखों पे।
हम सिर्फ आपसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि 8 से लेके 18 सितंबर तक आप उम्मीदवारों को तोड़िए, उनकी बातों को तोड़िए, उनके बात करने के तरीके को तोड़िए, उनके वादों को तोड़िए, इस चीज को तोड़िए कि क्या वाकई वो अपनी बातों में कभी कायम रहे हैं या नहीं, और उसके बाद आप फैसला करिए और अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मैं तो सिर्फ ये गुजारिश कर सकता हूँ कि 18 सितंबर को माँ बहन नौजवान साथी बुजुर्ग आप सब पोलिंग बूथ में जाएं, हल्का बटन ढूंढे और सजाद शाहीन साहब को यहाँ से कामयाब करने इस उम्मीद के साथ कि अगली बार जब मैं खड़ी आऊं तो उस वक्त मेरे साथ सजाद शाहीन उम्मीदवार नहीं लेकिन सजाद शाहीन MLA बानिहाल, और अगर चाहा तो और भी कुछ